बीपीएससी टीआरई 4.0 और बीपीएससी एईडीओ यानी एडीओ एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं हिंदी इंग्लिश के क्वालिफाई पेपर। दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह वीडियो जो है बीपीएससी टीआरई 4 जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यह प्रीवियस ईयर के पर बेसिस पर आधारित है, लेकिन बीपीएससी जो एईडीओ के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उनके भी क्वालिफाई पेपर जो होंगे बिल्कुल ऐसे ही बनाए जाएंगे। इसमें थोड़ा लेवल अप किया जा सकता है, तो वे सभी कैंडिडेट शुरू से अंत तक देखें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को समझिए। जो नए कैंडिडेट हैं, जो पहली बार टीआरई 4 के एग्जाम्स देने वाले हैं, जो स्टेट क्वालिफाई करने जा रहे हैं, उनके लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ से एक पेपर जिसमें कि हमने बुकलेट सीरीज नंबर ए लिया है और लैंग्वेज जनरल स्टडीज जो है यानी कि यह टीजीटी का एक पेपर है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको ज़रूर एक आंकड़ा मिल जाएगा। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसका डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड जो 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एन एंड दी। ए एंड दी का प्रयोग करना है जो सुटेबल आर्टिकल होगा। देखना यह है कि आप 30 अंकों में कितने सही कर पाते हैं। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर इस 30 अंकों में हम इतने सही कर दे रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 में तो हिंदी अंग्रेजी में पास करने के लिए नहीं कहा गया था कि इतने चाहिए, लेकिन एडीओ के एग्जामिनेशंस में यह जो है शर्त लागू किया गया है कि उसमें भी आपको 30% अंक लाने हैं, यानी कि 30 क्वेश्चनों में से 9 नंबर्स हर हाल में लाने हैं निगेटिव छांट करके। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में ए एंड दी प्रयोग करना है। जैसा कि पहला प्रश्न है कि इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। ठीक है, इन इस स्कूल में सभी स्टूडेंटों को जो है यानी कि फ्री में अर्थात मुफ्त में एजुकेशन दी जाती है। ऐसे में एन होगा, ए होगा या दी होगा। तो याद रखेंगे, कुछ खास स्टूडेंट के बारे में कही जा रही है कि जो भी स्टूडेंट इस स्कूल में आते हैं, इस स्कूल में उन स्टूडेंटों के लिए तो खास रूप से इस स्कूल में आने वालों के लिए तो खास चीज़ों के नाम के पहले दी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने भी सेलेक्ट किया था तो आंसर सही था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यह दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आराम से देखिए, बहुत सपोर्ट मिलेगा। ध्यान से देखते चलिएगा। प्रश्न है, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। याद रखें कि इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग करना है, क्योंकि डायरेक्शन में आपको ऑलरेडी बताया गया था कि 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन जो होंगे उसमें आर्टिकल का उपयोग करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस, ए एन और द। याद रखेंगे एक्ट्रेस जो है इसमें वॉवेल्स का प्रयोग किया गया और इसको प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में ए से हो रहा है, ऐसे में एन का प्रयोग यहाँ पर आर्टिकल के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर क्वालिफाई पेपर। प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिवर। निम्नलिखित में से कौन जो है एक रिवर नहीं है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, गोदावरी, गंगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या वन ऑफ द एबव। जो दोस्तों यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बे ऑफ बंगाल, ये किसी प्रकार की रिवर नहीं है, यानी कि यह एक खाड़ी है जो बे ऑफ बंगाल के रूप में जानी जाएगी। लेकिन गोदावरी, गंगा ये दोनों के दोनों जो है ये आपके रिवर के रूप में जाने जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं है, उसको बताने थे। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग रूम। निम्नलिखित में से वह कौन है जो ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है, यानी ड्राइंग रूम में उसका स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न है वॉशिंग मशीन जो होता है क्या ड्राइंग रूम में होता है? याद रखेंगे चिमनी जो होता है, सोफा सेट, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों याद रखें नहीं होता है पूछा गया है, तो इसमें से एक से अधिक जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर डी, मोर देन एबव, यानी एक से अधिक वस्तुएं इसमें दी गई है जो ड्राइंग रूम में नहीं रहती। वॉशिंग मशीन का क्या मतलब है ड्राइंग रूम में? चिमनी का क्या मतलब है ड्राइंग रूम में? सोफा सेट रखा जा सकता है, तो ऐसे में मोर देन वन ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 5वें क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं
टुडे इज संडे, यदि आज संडे है या रविवार है। द डे आफ्टर बिफोर यस्टरडे वाज, द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल से पहले कौन सा दिन था। तो ऐसे में पांचवे का सही आंसर जो आंसर शीट में था वह था पांचवे का ऑप्शन नंबर बी, फ्राइडे था। ठीक है, आज संडे है तो डे ऑफ बिफोर यानी कल के पहले जो दिन होगा वह शुक्रवार होगा, फ्राइडे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा TRE 3 से बदला हुआ है थोड़ा सा रूपरेखा, तो उसको भी हम लेकर के चल रहे हैं, घबराइए नहीं। इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में यह पहुंचे और व्यूज आए, सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े, ताकि हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर के आते चले। और इसी बीच में हम छोटी सी एक आपके पास इंफॉर्मेशन देंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ, यानी कि नवंबर जो है किस मंथ के बाद में आता है, यह प्रश्न आपके सामने है। तो देख लीजिएगा, प्रश्न है कि नवंबर कम आफ्टर, सितंबर के बाद, दिसंबर के बाद, जनवरी के बाद, उसके बाद नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ, नवंबर किसके बाद आएगा। तो ऐसे तो देखा जाए तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि नवंबर जो है अक्टूबर के बाद आता है, तो अक्टूबर इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन के बाद सातवें नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। हस्बैंड्स ब्रदर यानी कि हस्बैंड्स ब्रदर इज, याद रखेंगे हस्बैंड्स ब्रदर यानी कि जो पति है, पति का भाई क्या है, कॉजन है, सॉन है, ब्रदर इन लॉ है, या मोर देन वन ऑफ द एबव होता है सातवें का। सही आंसर हो जाएगा सातवें का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ब्रदर इन लॉ यानी कि हस्बैंड्स ब्रदर, हस्बैंड्स का भाई जो है ब्रदर इन लॉ के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर, देख लीजिएगा। मदर्स पेरेंट्स आर, याद रखेंगे मदर्स पेरेंट्स आर, मदर्स पेरेंट्स क्या होते हैं, मदर्स पेरेंट्स आर सॉन इन लॉ, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो याद रखिएगा आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माता के जो ये होते हैं पेरेंट्स होते हैं उनको मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों ऐसे अंग्रेजी के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, एक ओरिजिनल पेपर भी है। तो हिंदी के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं BPSC के द्वारा वो आप देख लीजिएगा, जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। हम रुकना चाहेंगे आपको 30 सेकंड के लिए। यदि दोस्तों आप BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और GK GS 40 मार्क्स वाला आपका समस्या है, जिसमें आपको जो है हिस्ट्री यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, करेंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, भूगोल, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, और हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। PDF के रूप में ये ई-बुक दिया जाएगा, हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते चलते हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित, ठीक है, एक सहित होता है रहित है जिसमें प्रत्यय नहीं है। झुकाव, तो प्रत्यय किससे कहते हैं, किसी शब्द के अंत में लगने वाले। ठीक है, भाव विहील है, उल्लेखनीय है। तो ठीक है, 9वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने जो हो जाएगा, ये 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाव विह्वल जो होगा ये एक प्रकार का जो है प्रत्यय रहित शब्द के रूप में बताया गया है। BPSC के द्वारा जो आंसर्स की हमारे पास उपलब्ध है उसी के आधार पर मैं आपको आंसर बता रहा हूं, इसलिए आप देखते रहिएगा। मैं अपने से कुछ भी इसमें रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा और छोटा करने की जरूरत है। देख लीजिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। भाषा की उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से क्या है। तो सही आंसर है भाषा की उपयुक्त जो परिभाषा है वो ये है 10वें का ऑप्शन नंबर सी, विचार या भाव प्रकट करने की साधन को भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 11 नंबर प्रश्न है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। सही आंसर है कि स्वर जो होंगे वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ और अल्प जो होते हैं लघु और दीर्घ स्वर के रूप में जानेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से दिए गए जो ऑप्शन है उसमें ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे। तो 13 का ऑप्शन नंबर जो ह्रस्व स्वर कौन सा है, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ह्रस्व स्वर क्या है, ए है। ऑप्शन नंबर आपके सामने 11 का सही आंसर क्या था, ए था, और 12 का सही आंसर क्या है, ए हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको बढ़िया से दिखाई दे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है 8 भागों में किया जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अल्प प्राण ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सी है।
प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न अच्छा है और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, प्रश्न है दोस्तों कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, यानी कि च जो है वो अल्प प्राण ध्वनि के रूप में जानी जाएगी। घोष ध्वनि कौन सी होती है? प्रश्न आपके सामने है कि घोष ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है वह घोष ध्वनि के रूप में जानी जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्शी व्यंजन है निम्नलिखित में से किसको आप स्पर्शी व्यंजन के रूप में जानेंगे? सही आंसर है स्पर्शी व्यंजन जो होगा 16 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, स्पर्शी व्यंजन के रूप में जाना जा रहा है। प, फ, ब, भ, ऐसे तो आपको इसमें 16 के ऑप्शन नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक होने चाहिए, लेकिन स्पर्शी व्यंजन के रूप में सिर्फ प को बोला है। तो फ भी तो कर रहा है, म भी तो कर रहा है, लेकिन आयोग ने इसमें से 16 नंबर ऑप्शन का ए ही माना है। पता नहीं उसने क्यों माना था, वो उनकी कमियां और आप देखते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि देख लीजिएगा ध्यान से, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। प्रश्न 17 नंबर है कि अग्नि शब्द का विशेषण क्या है? अग्नि शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है कि अग्नि शब्द का विशेषण जो होता है आग्नेय के रूप में जाना जाता है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, प्रकंपी व्यंजन पूछा गया था, प्रकंपी व्यंजन कौन सा है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, र को प्रकंपी व्यंजन के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अर्धस्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्धस्वर किसको कहेंगे? तो सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। अर्धस्वर कौन सा है? तो याद रखें उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है। 19 के बाद 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, चवर्ग का व्यंजन है, चवर्ग का व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, क्योंकि ये सभी के सभी चवर्ग में ही आते हैं। 20 के बाद आगे बढ़ते चलते 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21वां नंबर क्वेश्चन ये आपके पास होगा। प्रश्न है कि क में के की, ख में विहंग, ग में खग, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय है? यानी कि के की, विहंग, खग, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म जो है वह पक्षी के लिए युग्म प्रयोग होगा? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख और ग। याद रखेंगे विहंग और उसके बाद खग, ये दोनों के दोनों जो है पक्षी के लिए रूप में प्रयोग होगा, पर्याय शब्द के रूप में, यानी पक्षियों के लिए पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से वह कौन से शब्द हैं जो दोनों एक दूसरे के विलोम है? देख लीजिएगा, यहाँ पर हिंदी जो है कठोर होने लगा है, अंग्रेजी तो आसान मिला लेकिन हिंदी बहुत कठोर है। विलोम शब्द का कौन सा जो आपके पास बताया जा रहा है कौन सा युग्म सही है? तो सही आंसर है 22वें का ऑप्शन नंबर उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है। उपर्युक्त में से इसमें कोई गलत नहीं है, सबके सब सही है। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं, यानी कोई नहीं, यानी कि कोई अशुद्ध है ही नहीं, इसमें सबके सब शुद्ध लिखे गए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा 24वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? रचना के आधार पर कौन सा विकल्प जो है वाक्य का भेद नहीं है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपवाक्य जो है वह किसी प्रकार का विकल्प का भेद नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन 25वें नंबर से, यहां पर देखिएगा 25वां नंबर क्वेश्चन छोटा कर देते हैं ताकि स्क्रीन पर आ जाए, आपको सही से दिखाई नहीं देगा तो दोस्तों फिर पढ़ कैसे पाइएगा, इसलिए थोड़ा सा उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला आंसर को, ऑप्शन को थोड़ा सा हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, और रुक जाइएगा, थोड़ा सा घबराइए नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करने दीजिए। जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है 25वें का ऑप्शन नंबर ए, उसको उनार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता है उसे उनार्थक शब्द के रूप में जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है 26वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5वां ऑप्शन तो हम हाइड करके रख रहे हैं क्योंकि उसका कोई विशेष रोल नहीं है अभी फिलहाल। जिससे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? अनासक्त है, अदेय है, अनाहुत है, यानी कि जिससे बुलाया नहीं गया हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द आप प्रयोग करेंगे? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा अनाहुत के नाम से उसको जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है 27वां नंबर। प्रश्न कहता है कि संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाला विशेषण क्या कहलाता है? संज्ञा की माप तौल कराने वाले जो बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे? 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको परिणामवाचक शब्द के रूप में जानते हैं। 27 के बाद में 28वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा।
28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न आपके सामने है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर है। दोस्तों आज के इस सेशन का अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को देखिएगा। 29वां के बाद 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 30वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे सत सरोज सब हर से लोचन भृंग, या उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे सत सरोज सब हर से लोचन भृंग, उपरोक्त दोहे में से कौन सा अलंकार है। दिए गए आंसर के अनुसार इसमें रूपक जो है अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ होगा और एक आपको आइडिया जरूर मिल गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस क्वालिफाई पेपर में पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे हम अगले सेशन में। आपको अगर ई बुक लेना होगा तो हमारे इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।